और आइए शुरू करते हैं हमारी कवर स्टोरी। आज हम सब एक ऐसे दिन को मनाते हैं जो हमारे भारतीय गौरव, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा के सम्मान का प्रतीक है। जी हाँ, हिंदी सिर्फ एक भाषा ही नहीं बल्कि एक संस्कृति है जो हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है, लोगों को लोगों से जोड़ती है। ये हमारी पहचान है, हमारे विचारों का माध्यम है, हमारी भावनाओं का प्रतीक है। हिंदी की अलग पहचान है जो हम सभी को एकता के सूत्र में बांधती है। हिंदी के मर्मज्ञों ने पूरे विश्व में हिंदी को एक सशक्त भाषा के रूप में स्थापित किया है। लेकिन आज विश्व हिंदी दिवस पर यहाँ से हम विकसित भारत के सपने को लेकर जो आगे बढ़ रहे हैं अपनी यात्रा में, उस यात्रा में क्या हिंदी सारथी की भूमिका निभा पाएगी? यानी कि हम विकास रूपी रथ पर अगर सवार हैं तो उसमें हिंदी क्या सारथी बनकर हमें हमारी राह प्रशस्त करने में अपनी भूमिका निभा पाएगी? इसी पर होगी आज विशेष चर्चा, बहुत ही मर्मज्ञ विद्वानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। हिंदी ये सिर्फ भाषा ही नहीं, हिंदुस्तान के माथे की बिंदी है। हिंदी हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति का आईना है। ये वो डोर है जो हिंदुस्तान को एक सूत्र में बांधती है। त्योहारों की खुशबू हो या रिश्तों की मिठास, आज हिंदी सिर्फ बोलने की भाषा ही नहीं रही, ये तकनीक और आधुनिकता का भी हिस्सा बन चुकी है। ये हर उस भारतीय की धड़कन है जो देश से दूर रहकर भी अपने देश को दिल में बसाए हुए है। गांव की मिट्टी से लेकर शहर की चमक तक हिंदी हर जगह अपनी पहचान बनाए हुए है। आज विश्व हिंदी दिवस है। आइए अब आपको बताते हैं हिंदी भाषा से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों के बारे में। हिंदी के महत्व का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली तीसरी भाषा हिंदी है और करीब 65 करोड़ लोग हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, विश्व के 13 देशों में हिंदी बोली भी जाती है। हिंदी का प्रभुत्व आज के डिजिटल युग में भी बना हुआ है। इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि पिछले 7 सालों में गूगल के हिंदी कंटेंट में 94% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं गूगल पर 10 लाख करोड़ पन्ने हिंदी भाषा में उपलब्ध हैं। हिंदी की समृद्धि का इस बात से भी पता चलता है कि दुनिया के 10 सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले अखबारों में 6 हिंदी के हैं। दुनिया कितनी भी आगे बढ़ जाए, तकनीक कितनी भी बदल जाए, हिंदी का महत्व कभी कम नहीं होगा, क्योंकि हिंदी सिर्फ भाषा ही नहीं, ये हमारी आत्मा है, ये हमारे इतिहास की धरोहर है और हमारे भविष्य की आशा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज हिंदी के 2 महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर करुणा शंकर उपाध्याय सर का, वरिष्ठ प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हैं हिंदी विभाग मुंबई विश्वविद्यालय के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर उपाध्याय आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं एक और खास मेहमान डॉक्टर विकास दवे सर, जो कि वरिष्ठ साहित्यकार एवं निदेशक हैं मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी के। डॉक्टर दवे, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। डॉक्टर उपाध्याय सर, चर्चा की शुरुआत आप ही से कर रहे हैं और बड़ी बुनियादी बातें हैं हमारे दर्शकों को कि आज का दिन विश्व हिंदी दिवस हम क्यों मना रहे हैं और हिंदी की अभी की स्थिति का आकलन आपका क्या है सर? देखिए, सन 2006 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने सोचा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व हिंदी दिवस मनाया जाए। तो इसके लिए तिथि निर्धारित की गई 10 जनवरी, क्योंकि जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था वह 10 जनवरी से 12 जनवरी 1975 के बीच हुआ था। तो 10 जनवरी की तिथि तय की गई। तब से विश्व हिंदी दिवस सारे दूतावासों में, विदेश की सारी संस्थाओं में और विदेशियों द्वारा भी बड़े पैमाने पर जो है मनाया जा रहा है। आज हिंदी की स्थिति जो है बहुत सुदृढ़ है। जो आंकड़े हैं वह भले एथियोलॉग वगैरह पर गलत दिए जाते हैं,
लेकिन जो हम लोगों के आंकड़े हैं वे अपेक्षाकृत ज़्यादा वैज्ञानिक हैं, क्योंकि वे लोग जैसे अभी भी 65 और 66 करोड़ हिंदी भाषियों की संख्या बताते हैं, जबकि 75 करोड़ से ज़्यादा तो जनसंख्या केवल हिंदी भाषी राज्यों की है। नेपाल, पाकिस्तान में 80% लोग हिंदी बोलते और समझते हैं। पूरे विश्व में इस समय हिंदी जो है सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा बन चुकी है, उसका अपना आधार बड़ा हो चुका है। वह 70 करोड़ से अधिक लोगों की पहली भाषा है और लगभग 50 करोड़ से अधिक लोगों की दूसरी या तीसरी भाषा। जैसे मान लीजिए मराठी मेरी पहली भाषा है, दूसरी हिंदी है, और 25 से 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो तीसरी, चौथी, पांचवी या विदेशी भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। आज हिंदी भारत के बाहर 2 राष्ट्रों की राजभाषा बन चुकी है, आधिकारिक भाषा। एक संयुक्त अरब अमीरात है, दूसरा फिजी है। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी जो है हिंदी, बांग्ला और उर्दू में भारत की 3 भाषाओं में कामकाज करने की अनुमति दे दी है। इन्हें भले ही आधिकारिक भाषा का दर्जा नहीं मिला हुआ है। तो आज भारत के बाहर 260 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। अकेले अमेरिका के 67 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। चीन के भी 20 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है। और भारतीय सांस्कृतिक विद्यापीठें हैं 39 देशों में, जहाँ PhD स्तर पर हिंदी में शोध कार्य करने की अनुमति है या व्यवस्था है। इसी प्रकार से भारत के बाहर 28,000 शिक्षण संस्थान हैं, जिसमें मंदिर भी हैं, आर्य समाज की संस्थाएं हैं, भारतीय विद्या भवन की संस्थाएं हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाएं हैं। ये सब जो है विदेशों में हिंदी सिखाने का कार्य कर रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस समय रियाद, सऊदी अरब में जो CBSE बोर्ड का, केंद्रीय बोर्ड का जो विद्यालय है, वहाँ 44,000 से ज़्यादा छात्र हिंदी पढ़ रहे हैं। पूरे खाड़ी देशों में हिंदी संपर्क भाषा के रूप में विकसित हो गई है, तो मुझे लगता है भारतीयों की उपस्थिति के कारण। ये बड़ा जो समृद्ध धरातल जो है हिंदी का वो बन चुका है और ये बहुत बड़ा फलक है। मतलब धन्यवाद सर, मैं स्वयं इतने सारे आंकड़ों से बिल्कुल अनभिज्ञ था अब तक, और मुझे लगता था कि हिंदी सिर्फ विमर्श और चिंता के पक्षों में ज़्यादा है, लेकिन इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ है और धरातल इतना मजबूत हो चुका है। डॉक्टर दवे सर, अब चूंकि हम बात कर रहे हैं 2047 की, जब हम परिकल्पना कर रहे हैं कि भारत विकसित देश होगा, उस वक्त आज का हमने जो शीर्षक रखा है सर, वो यही रखा है, विकसित भारत की सारथी हिंदी। तो धरातल तो डॉक्टर उपाध्याय ने बड़ा अच्छे से बताया, बड़ा समृद्ध है, बड़ा सुदृढ़ भी लग रहा है, लेकिन सारथी की भूमिका में विकसित भारत की ओर ले जाने में अभी आप हिंदी के समक्ष कौन सी चुनौतियां देख रहे हैं? दीपक जी धन्यवाद। वास्तव में देखिए, हिंदी के समक्ष जितनी चुनौतियां हैं, वे सारी चुनौतियां तो सार्वभौम। मुझे ऐसा लगता है कि भाषाओं के समक्ष चुनौतियां तो सामान्यतः पूरे विश्व की भाषाओं के सामने जो रहती हैं वही रहती हैं, लेकिन उसमें हमको ये जरूर समझना पड़ेगा कि हिंदी इस समय किस स्थान पर है। अर्थात चुनौतियां तो हर भाषा के सामने समान होती हैं, लेकिन उन चुनौतियों का समाधान किस भाषा के पास है, अथवा ये देखना कि वास्तव में कौन सी भाषा इन चुनौतियों से लड़ने की क्षमता रखती। मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष होता है, अभी कुछ आंकड़े श्रद्धेय उपाध्याय जी ने रखे थे हम सबके समक्ष। मैं दीपक जी पहले तो कहना चाहूंगा कि जैसा उन्होंने एक संदर्भ दिया कि विश्व हिंदी सम्मेलन पहला हमारा जिस तिथि को संपन्न हुआ था, उसको आज संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से विश्व हिंदी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। लेकिन 2 दिवस और मनाए जाते हैं। एक हिंदी दिवस हम लोग मनाते हैं 14 सितंबर को, तो वो हमारा एक प्रकार से भारत के लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला भाषा का दिवस है। और इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों को पता है कि एक मातृभाषा दिवस भी मनता है। तो हम लोग जो हिंदी भाषी क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, हम लोगों के लिए तो एक प्रकार से अपनी भाषा को समर्पित 3 दिवस है। लेकिन आपने जो पूछा कि चुनौती का सामना करने की क्षमता, तो मैं केवल एक बड़ा मजेदार सा प्रसंग आपके साथ और अपने जी के दर्शकों के साथ जरूर बांटना चाहता हूं। स्वागत सर जी। हुआ यूं कि ब्रिटिश लिंग्विस्टिक अथॉरिटी के जो निदेशक थे, चेयरमैन थे, वो भारत के थे, प्रोफेसर नागप्पा जी। प्रोफेसर नागप्पा संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व भाषा सम्मेलन के मंच से उद्बोधन देने के लिए खड़े हुए और बड़े नाटकीय ढंग से उन्होंने वहां टेबल पर रखा हुआ एक पृथ्वी का जो प्रदर्श होता है, जिसको अंग्रेजी भाषा में ग्लोब कहा जाता है, तो उस पृथ्वी के प्रदर्श को उन्होंने अपने सामने रखा और अपनी जेब से एक पेन निकाल करके उसकी नोक को उस प्रदर्श के एक स्थान पर रखा और उसको गोल गोल घुमाने लगे। गोल गोल घुमाने के बाद जब पूरा प्रदर्श उन्होंने घुमा लिया, तो पेन अपनी जेब में रखा और उन्होंने पूरे विश्व के भाषाविदों को एक बड़ी अच्छी बात कही।
उन्होंने कहा कि मेरे पे कलम की नोक जिन जिन देशों से होकर के इस समय गुजरी है, दुनिया के लगभग 175 से ज्यादा उन देशों के विश्वविद्यालयों में और विद्यालयों में इस समय हिंदी सिखाई और पढ़ाई जा रही है। क्या बात है। उसके बाद जो दूसरा वाक्य उन्होंने कहा वो बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा कि वो युग चला गया जब कहा जाता था कि अंग्रेजों के साम्राज्य में सूरज कभी नहीं डूबता, अब हिंदी के साम्राज्य में सूरज नहीं डूबता है। तो कहने का तात्पर्य ये कि ये हिंदी की शक्ति है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम सामान्यतः अपनी भाषा को लेकर के जब बात करते हैं तो हमारे मन में बड़ी श्रद्धा का भाव होता है। ये स्वाभाविक बात भी है, जी। क्योंकि हम सब लोग भारत के लोग अपनी भाषा को लेकर के, अपनी मातृभूमि को लेकर के, भूमि को लेकर के और अपनी संस्कृति को लेकर के बड़े संवेदनशील। तो हम जब बात करते हैं तो सामान्यतया उसमें श्रद्धा का भाव होता है। जी। तो मैं अक्सर इस प्रकार के सार्वजनिक मंचों पर जब चर्चा करता हूं तो ये कहता हूं कि हमारी जो मातृभाषा है उसको भक्ति की आवश्यकता कम है, उसको शक्ति की आवश्यकता ज्यादा। बहुत अच्छी हम वास्तव में हिंदी के बारे में बात करने के बजाय हिंदी में बात करना तो पहले प्रारंभ कर दें। ये दरअसल हमारा अपनी भाषा के प्रति जो विपर्य है, उस विपर्य के कारण से हमने अपनी भाषा के स्थान पर विदेश से आई हुई आक्रांताओं की भाषाओं को अधिक महत्व देना शुरू कर दिया है। भारतीय ज्ञान परंपरा को इस समय पूरी दुनिया देखना चाहती है। जी। मैं देख रहा हूँ कि स्क्रीन पर इस समय बच्चों के साहित्य के कुछ बहुत अच्छे कवर पृष्ठ दिखाई दे रहे हैं। जी। इन आवरण को देख करके हमको ध्यान में आता है कि नई पीढ़ी, नई पौध को अगर हम भारतीय ज्ञान परंपरा देना चाहते हैं, आप देखिए छोटा भीम हो, चाहे घटोत्कच की कथाएं हो, पौराणिक आख्यान हो, इन सबको देने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम अगर कुछ हो सकता है तो वो हिंदी ही हो सकती है। मैं क्षमा चाहूंगा सर आपको, आपसे मुझे और बातें भी करनी है, लेकिन एक जो आपने बड़ा अच्छी बात उद्धृत करी, और वो ये है कि हिंदी को भक्ति की नहीं शक्ति की आवश्यकता है। इस पर पिछली बार आपने 14 सितंबर का जिक्र किया। हम उस वक्त भी सौभाग्यशाली थे, डॉक्टर उपाध्याय स्टूडियो में उस वक्त भी पधारे थे और बड़ा विचार हमारा विमर्श हुआ। उसमें हमने कहा कि कई बार हम शक्ति देने की जगह, डॉक्टर उपाध्याय, और मैं दोहरा रहा हूँ इस सवाल को क्योंकि ये बड़ा अभी भी मौजूद सवाल है, कि हम शक्ति देने की जगह कभी कभी हिंदी के प्रेम में अतिरेकी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा भक्तिभाव में बह जाते हैं और अनायास ही हम ये समझने लगते हैं कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है हिंदी में, और फिर उस चक्कर में हम हिंदी की असली चुनौतियों को, उसके प्रचार प्रसार की चुनौतियों को, इसकी स्वीकार्यता की चुनौतियों को ऐसा तो नहीं कि नज़रअंदाज कर देते हैं जैसा सर ने कहा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हर एक क्षेत्र में हिंदी लगातार बढ़ रही है। जब हम आर्थिक पक्ष की भी बात करें, जैसे विकसित भारत की जो अवधारणा है वह यही है कि उस समय 2047 तक भारत जो है 25 से 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था होगा, विश्व स्तरीय ढांचागत सुविधाएं होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार होगा, हर व्यक्ति के पास अपना मकान होगा। तो ये सारी स्थितियाँ जब सिद्ध होंगी तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका जो है हिंदी की रहने वाली है। आज भी आप देखेंगे कृषि क्षेत्र में हिंदी का पूरा प्रयोग होता है और भारतीय भाषाओं का ही होता है। उद्योग में लगातार हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है। तकनीक के क्षेत्र में आप देखेंगे जो सुविधाएं अंग्रेजी में उपलब्ध हैं वो सब हिंदी में भी उपलब्ध हैं। यहाँ तक कि कृत्रिम बौद्धिकता, चैट जीपीटी वगैरह सबका प्रयोग अब हिंदी में आरंभ हो चुका है। इसी प्रकार से मनोरंजन की दुनिया सबसे बड़ी दुनिया हो, चाहे आपके मीडिया के माध्यम से हो, चाहे बॉलीवुड के माध्यम से हो, या आप देखेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, हर जगह हिंदी की बड़ी प्रभावी उपस्थिति है। तो वहाँ भी आप देख सकते हैं पर्यटन का क्षेत्र ऐसा है अपने देश में कि जहाँ हिंदी का सर्वाधिक प्रयोग होता है, क्योंकि हिंदी का अगर आपको ज्ञान नहीं है, विदेशी कई बार भारत को जानने के लिए, भारत को समझने के लिए ही हिंदी सीखते हैं, भारत की यात्रा करने के लिए सीखते हैं। तो पर्यटन के क्षेत्र में हिंदी की बहुत बड़ी स्वीकार्यता है। और खेल के क्षेत्र में आप देखिए, जिन चैनलों पर पहले अंग्रेजी में ही टिप्पणी आती थी, सब में अब हिंदी में कमेंट्री आने लगी थी। यह एक बड़ा परिवर्तन है। अखबारों में आपने स्वयं भी बताया कि जो सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले अखबार हैं वह हिंदी में निकल रहे हैं। 6 अखबार जो हैं 10 में से। बहुत सारे आर्थिक अखबार जो जैसे इकोनॉमिक टाइम्स था, बिजनेस स्टैंडर्ड था, ये सब पहले अंग्रेजी में निकलते थे, सब हिंदी में निकलने लगे क्योंकि बाजार हिंदी के पास है। तो सबसे बड़ा बाजार होने के कारण सबसे ज़्यादा विज्ञापन हिंदी के चैनलों को मिल रहा है। हिंदी के पास होने के कारण हिंदी का आर्थिक पक्ष भी बहुत मजबूत हुआ है। अब कोई ठंडा मतलब कोका कोला लिख करके 1.5 लाख रुपया ले रहा है। ये गीत पर जो है लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो हिंदी में वो गरीबी वाला दौर जो प्रेमचंद वगैरह के समय का कहा जाता है वो नहीं रह गया। लेखक भी अच्छी खासी
कमाई कर रहे हैं। जी जी। केवल हमें एक क्षेत्र में हम जहाँ पिछड़ रहे हैं वह है शिक्षा व्यवस्था में माध्यम के रूप में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग होना चाहिए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है, तो उसका भी धीरे धीरे निराकरण हो जाएगा। मैं यहीं पर सर इन्हीं चुनौतियों के साथ में थोड़ा और आगे बढ़ते हुए डॉक्टर दवे के पास भी चलना चाहूँगा। सर डॉक्टर दवे, जो सर ने कहा, अब देखिए ये अब अंग्रेजी से अक्सर तुलना की जाती रही है, लेकिन कई मर्मज्ञों का ये मानना है कि भाई अंग्रेजी की अपनी यात्रा अलग है और उसके कंपैरिजन में पढ़ के, उसके तुलनात्मक मकड़जाल में पढ़ के हमको समय नहीं गंवाना चाहिए। हिंदी की अपनी यात्रा है और हमको उस यात्रा में ध्यान देना चाहिए, जैसा आपने कहा कि शक्ति कैसे मिले। बट उसके बावजूद अभी भी अंग्रेजी का प्रभाव और शिक्षा और व्यवसाय में, ख़ास तौर से जो सर ने जिक्र भी किया, उसमें आज भी अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं का प्रमुखता से प्रयोग है। और दूसरा, आपने क्योंकि डिजिटल की बात भी करी, जो तकनीकी संसाधन हैं उनकी आज भी कमी नज़र आती है। हिंदी में जो डिजिटल सामग्री है वो बढ़ तो रही है, लेकिन अभी भी जो तकनीकी अनुप्रयोग हैं उनकी सीमित उपलब्धता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? जब हम तुलना करते हैं तो ऐसा तो लगता है कि हाँ सब कुछ हो रहा है, AI में भी आ रही है सब, लेकिन अगर आप उसके वॉल्यूम को देखेंगे तो उतना हमको विकास नज़र नहीं आता। ऐसा लगता है कि कागजी विकास हिंदी का हो रहा है। आप बात करने के लिए कह दीजिए हाँ AI में है, हाँ जी है, लेकिन जिस तीव्रता से दूसरी भाषाएं AI पर आकर विकास कर रही हैं उस पर हिंदी कहीं पिछड़ी नज़र आती है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा सर? दीपक जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और मुझे लगता है कि हमको इस संदर्भ में थोड़ा सा एक विराट दृष्टि से सोचना चाहिए जी। जब भाषाओं के प्रश्न पर हम बात करते हैं तो किसी भी प्रकार से पक्षपाती होकर के विचार करने की आवश्यकता नहीं और न तुलना करने की आवश्यकता है। सामान्यतः हम सब देखते हैं कि अंग्रेजी की जो पृष्ठभूमि है वो पृष्ठभूमि दरअसल राजनीतिक और भौगोलिक भी पर्याप्त मात्रा से अधिक है। हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने जिस ढंग से अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए और छोटे छोटे देशों को जिस तरह से गुलाम बनाया और जिस तरीके से अपनी भाषा थोपी, उसके कारण से अंग्रेजी वर्षानुवर्ष से स्थापित हुई है। जबकि हिंदी का इतिहास आज तक, चूंकि हम सब कहते हैं ना कि भारत का जो इतिहास है वही हमारी भाषा का इतिहास है। हम आक्रामक नहीं थे, हमने अपनी भाषा किसी पर थोपी नहीं, है ना। लेकिन विश्व में हम देखते हैं कि भाषाओं को थोपने का काम अनेक राष्ट्र करते रहे, ब्रिटिश सत्ताएं भी उसी में से रही। जहां तक अंग्रेजी के साम्राज्य के विस्तार का प्रश्न है, तो अगर हम इसको व्याकरणिक दृष्टि से जी, मुझे लगता है सर आपकी हाँ एक तकनीकी कोई वहाँ पर दिक्कत आई है। डॉक्टर उपाध्याय, मैं तब तक आपसे चर्चा कर लूँ, ये बहुत ज़रूरी है। संक्षेप में आपसे ये समझना चाहूँगा, आपने बात करी इतनी स्वीकार्यता बढ़ रही है, लेकिन हम देखते हैं कि आज भी स्वीकार्यता के स्तर पर जब हम हिंदी का आकलन करते हैं तो ऐसा लगता है कि जहाँ जहाँ अनिवार्यता है, मतलब यदि आपको पर्यटन के उद्योग में आगे बढ़ना है तो आपको हिंदी में काम करना पड़ेगा, वो आपकी आजीविका से जुड़ी हुई है। तो ऐसा लगता है कि रुचि से ज़्यादा बाध्यता नज़र आती है कि जहाँ जहाँ बाध्यता हो गई, अब पढ़ाई करनी है साहब अंग्रेजी हिंदी तो हिंदी आनी चाहिए, पर्यटन का व्यवसाय करना है तो हिंदी आनी चाहिए, विषय की अगर आपको विषय मिल गया है स्कूल में तो आपको फिर हिंदी आनी ही चाहिए। रुचि के स्तर पर, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि युवा उतनी रुचि नहीं ले रहे हैं, उनके लिए बाध्यकारी ज़्यादा है, रुचिकर नहीं है। नहीं, देखिए जो नई पीढ़ी है वह भाषा को लेकर उदार है और वह बहुभाषिक है अपने स्वभाव में, प्रकृति में। आज का बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं सीखना चाहता है, इसलिए तमिलनाडु का बच्चा हो या देश के किसी भी राज्य का बच्चा हो, वो हिंदी भी सीखना चाहता है, अंग्रेजी भी, फ्रेंच भी, जर्मन भी, एक साथ कई भाषाएं सीख करके अपने अवसर को बढ़ाना चाहता है। कहीं न कहीं भाषा एक अवसर भी उपलब्ध कराती है, क्योंकि हिंदी के पास बहुत विशाल बाजार है, हिंदी के पास बहुत बड़ा रोजगार का साधन है, हिंदी के पास बहुत बड़ा संख्या बल है और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की भाषा है और विश्व के अनेक देशों में बहुत तेज़ी से फैल रही, यहाँ तक कि विकसित राष्ट्रों में भी, अमेरिका में भी बहुत बड़े पैमाने पर हिंदी बोली जा रही है। निकट भविष्य में इंग्लैंड में आप देखेंगे 15 साल में आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त कर लेगी, जिस ढंग से भारतीयों की और हिंदी बोलने वालों की संख्या बढ़ी है। तो कहीं न कहीं विश्व में जैसे जैसे हिंदी फैल रही है वैसे वैसे नई पीढ़ी भी उसके प्रति उन्मुखता दिखा रही है। इसमें जो मुख्य
समस्या है वो शिक्षा के माध्यम को लेकर है। अंग्रेजी चूंकि शिक्षा का माध्यम विश्वविद्यालयों में है और हिंदी एक भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है, जब तक यह स्थिति उलटती नहीं है अंग्रेजी भी एक भाषा के रूप में पढ़ाई जाए, जैसे जर्मन पढ़ाई जाती है, फ्रेंच या चीन की भाषा मंडरीन, तो वैसा रहे तो अच्छा रहेगा। शिक्षा का माध्यम हिंदी और भारतीय भाषाओं को होना चाहिए, तभी हम इतिहास हो, भूगोल हो, राजनीति शास्त्र हो, जितने भी ज्ञान विज्ञान के अनुशासन है उनको अच्छी तरह से सीख सकते हैं। हमारे बच्चों की बहुत ऊर्जा जो है केवल अंग्रेजी रटने में जा रही है। सर क्षमा करें, लेकिन यहाँ पर एक संक्षेप में आपसे समझना चाहूँगा, लेकिन जब हम बात करते हैं हिंदी के प्रचार प्रसार की, तो एक राजनीतिक विरोधाभास भी नजर आता है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और क्षेत्रीय भाषाओं का विरोध भी होता है, उन लोगों की अपनी चिंताएं हैं, उन्हें हम नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। उन्हें लगता है कि साहब थोपी ज़्यादा जा रही है, तो संभवतः उस स्वीकार्यता के स्तर पर अभी भी काम किया जाना बाकी है। जब इस तरह की चुनौतियां आप देखते हैं हिंदी के समक्ष, तो उनके समाधान की दिशा में क्या किया जाए? नहीं, उनके समाधान का यही तरीका है कि देखिए, आप विदेशी भाषा को तो चुपचाप लादते जा रहे हैं, अंग्रेजी जो है चुपचाप स्वीकार कर रहे हैं, और आपके अपने राष्ट्र की जो आधिकारिक भाषा है उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो उनको तो यह समझाने की जरूरत है कि राष्ट्र के प्रति प्रेम का मतलब राष्ट्र की भाषा के प्रति प्रेम भी है। अगर हम भारतीय भाषाओं से प्रेम करते हैं तभी हम राष्ट्र प्रेमी हैं, यह दिखाना है। दूसरा, सारी भारतीय भाषाएं बहनें हैं, ये एक दूसरे को शक्ति देती हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए हैं, इनमें कोई विरोधाभास नहीं है। अंग्रेजी की जो प्रायोजक शक्तियाँ हैं वही एक प्रकार से हिंदी के प्रति भी और भारतीय भाषाओं के प्रति भी एक द्वेष पैदा करती हैं, लेकिन विरोध ज़्यादातर राजनीतिक है। तमिलनाडु में भी लगातार 25% की दर से हिंदी बढ़ी है पिछले 2 दशकों में। वहाँ 6 लाख प्रतियां राजस्थान पत्रिका जो अखबार है उसकी बिकती हैं, 4 लाख तो केवल कोयम्बटूर में बिकती हैं। तो ऐसा नहीं कि वहाँ पर हिंदी नहीं है, भारत सरकार के तमाम संस्थानों में राजभाषा विभाग है, तो हर जगह हिंदी का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। केवल ज़रूरत इस बात को लेकर है कि हम अपने दायित्व को सही ढंग से समझें। मैं इसी पर, क्योंकि बड़ा विवादास्पद ये विषय हो जाता है जब बात करते हैं, लेकिन अगर हिंदी के प्रचार प्रसार उसके स्वास्थ्य के जब हम आकलन कर रहे हैं तो फिर क्षेत्रीय भाषाओं का विरोध और उनकी चिंताओं का हम जिक्र ना करें संभव नहीं। डॉक्टर दवे, आपको कुछ समाधान की दिशा में नजर आता है? जैसा सर ने कहा कि भाई मिल बैठकर सबको समझाना होगा, लेकिन ऐसी कोशिशें पूर्व में हो चुकी हैं, उनके नतीजे बहुत सकारात्मक आए नहीं हैं, तो क्या समाधान हो सर? देखिए, भाषा के विस्तार और भाषा के समन्वय के लिए सामान्यतया जो मनुष्य जीवन के साधन हैं, वो सभी साधन तो इन भाषाओं के बीच समन्वय का कारक बनते ही। जैसे उदाहरण के लिए अखबार का भी उपाध्याय जी ने उदाहरण दिया, फिल्मी गीत और फिल्में और टीवी धारावाहिक, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़े माध्यम बन रहे हैं भाषाई समन्वय, जहां हम लोग इन दिनों लगभग ये बातें समाप्त प्राय हो चुकी है कि दक्षिण भारत में हिंदी की स्वीकार्यता नहीं है या हिंदी को लेकर कोई द्वेष भाव है। आप दक्षिण भारत के किसी बड़े महानगर में जाइए, रिक्शा वाले से आप बातचीत करेंगे तो अंग्रेजी में अगर आप पता समझाने का प्रयास करते हैं तो कहता है कि आप हिंदी में बताइए ना, मुझे हिंदी आती है। और आप जब रिक्शा में बैठते हैं तो उस पर जो फिल्मी गीत बजते हैं वो हिंदी में बजते हैं, और वो वाहन चालक मैं क्षमा चाहूंगा सर, क्योंकि बहुत दिलचस्प आपने इसको मोड़ दे दिया, मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन मेरी व्यक्तिगत चिंता जो है, जो कहते हैं कि बॉलीवुड में प्रचार प्रसार हो रहा है, यहाँ तक कि दक्षिण भारत में भी प्रचार प्रसार हो रहा है, और मेरे व्यक्तिगत अनुभव से जब हम उनकी स्क्रिप्ट्स को देखते हैं, जब उनके लेखों को देखते हैं, उनकी उसमें वो पूरा का पूरा वहां पर रोमनाइज्ड हिंदी है। अगर आप हिंदी उनको लिख के दे दीजिए देवनागरी में तो वो रिजेक्ट कर देते हैं, या फिर अनपढ़ की तरह ऐसा प्रतीत होता है कि सामने वाला अनपढ़ है। वो कहते हैं कि भाई हम इसमें क्या पढ़ें, हमें हिंदी नहीं आती, हिंदी बोल लेंगे, आती नहीं है, फिर रोमन में लिखिए उसको, तब जाके वो लिखते हैं। तो ये जो अजीब सा प्रसार हो रहा है, इससे संतुष्ट हैं सर आप? नहीं, संतुष्ट होने की आवश्यकता इसलिए नहीं, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि अभी पिछले दिनों भाषा को लेकर के मनोविज्ञान का एक बहुत अच्छा आलेख पढ़ रहा था। उसमें एक बड़ी अच्छी बात थी कि सामान्यतः हम सब लोग मोबाइल पर इन दिनों हिंदी में टाइप करके, और हम लोग ऐसा अनुभव करते हैं कि हम अपने संदेशों का आदान प्रदान हिंदी में कर रहे हैं। हाँ। लेकिन उस मनोवैज्ञानिक ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि धीरे धीरे समस्त हिंदी भाषी भारतीयों के दिमाग में रोमन लिपि का कीबोर्ड फिट कर दिया गया। आपको जब कमल लिखना होता है तो आपके मानस पर सबसे पहले कौन सी आकृतियां उभरती है? तो वो क कमल का, म मछली का और ल लड़की वाला कमल नहीं उभरता। KAMAL सबसे पहले आता है KAMAL। दिखेगा स्क्रीन पर आपको हिंदी में कमल लिखा हुआ। तो ये विभीषिका तो दरअसल तकनीकी के कारण से अब प्रत्येक मनुष्य के साथ दिखाई दे रही है।
लेकिन यह जरूर आवश्यकता लगती है हम सब लोगों को कि हम जिस भाषा के कारण से अपनी प्रसिद्धि को प्राप्त कर रहे हैं, हमारी वृत्ति चल रही है, हमारा सारा प्रोफेशन उसके कारण से आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित तौर पर उस भाषा का सम्मान हमको करना चाहिए। जहां तक व्यावसायिकता का प्रश्न, उपाध्याय जी ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि आज चाहे गूगल कहें या डिस्कवरी कहें या अन्य जहां भी अनुवाद हो रहे हैं, या जैसे हॉलीवुड की फिल्मों को हम देखते हैं कि वो बॉलीवुड की फिल्मों में जब परिवर्तित होती है, हिंदी में उनके संस्करण आते हैं, तो कहा जाता है कि प्रति शब्द जितना बड़ा भुगतान मिलता है हिंदी वालों को, इतना बड़ा भुगतान हिंदी से अंग्रेजी में नहीं मिलता है। जी हाँ। तो ये जो हिंदी की प्रभावोत्पादकता है और यहाँ पर जो एक बड़ा बाजार संपूर्ण विश्व को दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि अर्थ की यह मजबूरी ही आने वाले समय में हिंदी भाषा की शक्ति बनने में। जी जी जैसा बिल्कुल। कि उपाध्याय जी ने कहा था कि हमारे जितने सूत्र वाक्य होते हैं, जिनको पंचलाइन कहा जाता है विज्ञापनों की, जोर का झटका धीरे से लगे, झकास, आखिरकार ये शब्द कहां से आ रहे हैं? सब हिंदी की शक्ति के कारण है। जी। क्योंकि बाजार भी जानता है कि हमको जिन ग्राहकों तक पहुंचना है, वो ग्राहक हिंदी में देखना, पढ़ना और सुनना पसंद करते हैं। मुझे बिल्कुल। लगता है कि और हिंदी को ये हमें जी डॉक्टर दवे, डॉक्टर उपाध्याय, आप दोनों को ये बताते हुए भी हमें बड़ा हर्ष हो रहा है कि जी बिजनेस ख़ास तौर से कोरोना काल के बाद जो हिंदी पट्टी में जो आर्थिक जागरूकता का जो प्रसार हुआ है, और हिंदी पट्टी में ही नहीं, मैं कहूँगा इधर आप पश्चिम में चले जाइए या उधर दक्षिण की तरफ भी चले जाइए, जो बाजार और अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई जानकारियों का जो प्रसार हुआ है, उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हमारी भी रही। उस यात्रा में कुछ एक आहुतियाँ हमने भी दी हैं, और इसीलिए आज जब टीआरपीज़ में हम नंबर देखते हैं तो एक तरफा हम अपने नंबर्स को देखकर बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो इससे ये पता चलता है, हो सकता है कि गैर हिंदी भाषी जो पट्टी है उसमें अंग्रेज़ी चैनल्स को आगे रहना चाहिए था अगर अर्थव्यवस्था या मार्केट से जुड़ी हुई बातों का प्रसार है, लेकिन वहाँ भी जी बिजनेस आगे है, हिंदी चैनल आगे है। तो यानी कि स्वीकार्यता काफ़ी बढ़ रही है, और जिस रूप में हम ले जाना चाहते हैं उस रूप में जा रही है। जैसा सर ने कहा, हिंदी को और शक्ति मिले, हिंदी जेब की भाषा भी बन जाए, करोड़ों लोगों के दिल की भाषा तो है ही। इसी उम्मीद के साथ जितनी भी चुनौतियां हैं उन पर लगातार मंथन हो, गहराई से मंथन हो, ईमानदारी से मंथन हो, उन पर काम करके यात्रा प्रशस्त हो, आगे जय वृद्धि हो हिंदी की। इसी उम्मीद के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर उपाध्याय, आपने वक्त निकाला सर। डॉक्टर दवे, थैंक यू सो मच सर, वक्त निकालने के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।